बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है और मेरा ख्याल है कि मैं अब लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आप लोगों को दिए थे, इसको आप लोगों ने, वैसे तो ये सॉल्वड प्रॉब्लम्स थे, लेकिन इसमें भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ डिस्कस करनी है और कुछ पूछना हो तो फिर आप उसको पूछ सकते हैं। शुरू में मैंने आप लोगों को यही बताया था कि हम लोगों ने सेपरेटली जो है वो चीज़ें पढ़ी थी। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर फॉर्मूले अलग थे, डिफरेंशियल एलिमेंट्स उसके जो थे वो अलग शुरू के लेक्चर्स में हमने पढ़े थे, और ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल के फॉर्मूले अलग लिखे हुए थे। तो मैंने सबसे पहले तो यही काम किया है कि उसको एक जगह पे कंपाइल कर दिया है ताकि आप लोग भी इसको कंपाइल करके रखें। अच्छा, और एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने करने, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो है अगर आप लोगों का एग्ज़ाम उस पे एलएमएस के ऊपर होता है, क्विज आते हैं आप लोगों के, तो उसमें भी मैं इस तरह के क्वेश्चंस दे सकती हूँ कि कोई न्यूमेरिकल आप लोगों को दे दूंगी और उसमें ऑप्शंस दे दूंगी कि इसका आप सही आंसर है, उसके ऊपर टिक करें, तो सॉल्व आपको करना पड़ेगा अपने पास तब भी। और अगर फिजिकल एग्जाम्स आप लोगों के होते हैं कि आप लोगों को बुला लिया जाए यूनिवर्सिटी में, तो तब भी जो है वो न्यूमेरिकल्स तो उसके अंदर शामिल होंगे, क्योंकि ये आप लोगों का कोर्स जो है ना, ये है ही एनालिटिकल कोर्स, तो इसमें मैं स्किप नहीं कर सकती हूँ न्यूमेरिकल्स को। तो ये नहीं है कि सिर्फ क्विज हो जाएगा तो मैं आप लोगों को छोड़ दूंगी, न्यूमेरिकल्स आप लोगों को छोड़ दूंगी, आप लोगों को न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करनी है। ओके, ये जो थे ये रिव्यू है लेक्चर्स का जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें हमने डिफरेंशियल एलिमेंट्स वगैरह देखे थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के, उसके बाद सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के, और फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर मैंने आप लोगों को और बताई है कि यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो अब मैं ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ आगे चल के। ठीक है, ये ग्रेडियंट के फॉर्मूले हैं। बेटा अपने माइक ऑफ करो, खुद ही से ऑफ कर दिया करो। अच्छा, ये जो है कर्ल का फॉर्मूला है। कर्ल का फॉर्मूला ये मैंने नेट से निकाला है ना, यहाँ पर आएगा जनाब 1/, थोड़ा सा गलत है ये, खैर बहरहाल आगे चल के मैंने जब एक प्रॉब्लम करवाया था तो उसमें मैंने करेक्शन करवा दी थी। तो सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1 में अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो पूछ ले मुझसे। यस, प्रॉब्लम नंबर 1। जी स्टूडेंट्स, मैम किसी ये को कोई सवाल करना हो मैम तो क्लियर हो गया था मैम ये ये पार्ट प्रॉब्लम? मैम एक दफा रिपीट कर ले, ये चीज समझ में नहीं आया। मैम ये पार्ट एल एक में दफा रिपीट डिस्टेंस कर ले। सेम है। एक मिनट, बारी बारी बोलो बेटा, ओवरलैप हो रही है, नॉइज हो रही है। कौन बोल रहा है? मैम ये पार्ट एल में डिस्टेंस जो हमने कर्व पर ले लिया है ना, उसमें डिस्टेंस कांस्टेंट है। जो कर्व पाथ लिया है उसमें डिस्टेंस कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। यस, उसमें आर कांस्टेंट है। ये देखो मैं बताती मैम हूँ। जैसे आपने इंटीग्रल में बताया था कि जो फर्स्ट ने सेकंड में 3 से और 3 तक जो इंटीग्रेशन की थी आपने, जिसको इंटीग्रेशन करने के बाद पार्ट जो 0 आया था उसकी बात कर रहा हूँ। सेकंड पाथ में इधर जी ये जी मैम, ये वाला ये पाथ, वाला ये वाला। ये वाला पाथ 0 आ गया था। हाँ, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना 1 और 2 और 3, ये बेसिकली क्या है, ये जो है इस स्टेप के अंदर हम अब इंटीग्रल्स को खोल रहे हैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। ठीक है, तो पार्ट 2 में अगर मैं इस इंटीग्रल को देखूं गौर से, तो इस इंटीग्रल के अंदर मुझे नज़र आ रहा है वेरिएबल डी आर, कि जब मैं पार्ट 2 पे जाऊंगी तो डी आर जो है ना वेरिएबल होना चाहिए, और वो कहाँ से कहाँ तक वेरिएबल होना चाहिए, फ्रॉम सम पॉइंट टू सम पॉइंट। लेकिन मैं अपने इस पाथ के अंदर यहाँ पर देखती हूँ कि जब ये जो मेरा पार्ट 2 है, जिसको मैंने पार्ट 2 डिफाइन किया है, इसके अंदर जब मैं यहाँ से जाना शुरू करती हूँ और जब मैं यहाँ पर पूरा चली जाती हूँ, तो मेरा आर तो कांस्टेंट ही रहता है। आर तो मेरा 3 था, अभी भी मेरा आर जो है वो 3 ही है। तो अब अगर मैं उसको उसको मैं अगर इंटीग्रेट करूंगी ना 3 से लेके 3 तक,
तो चेंजिंग उसके जी अंदर आ ही नहीं रही है। अगर मैं, चलो मुझे समझ में नहीं आता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेरिएबल डी आर, मैं उसको अगर पूरा इंटीग्रेट करके निकाल लूँ और मैं लिमिट अप्लाई करूँ 3 से लेके 3 तक, ये जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो पूरा के पूरा इंटीग्रल मेरा 0 हो जाएगा। तो मुझे तो यहाँ पे इस इंटीग्रल को निकालना भी नहीं चाहिए, यानी कि जिसको थोड़ा सा समझ आ जाती है तो फिर वो उसको एवोल्यूएट भी नहीं करता, लेकिन मैंने आप लोगों को यहाँ पर निकाल कर दिखाया है। इस ओके, कोई मसला नहीं है ना अगर उसको हम स्किप करें तो? नहीं, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि आप बस सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर डी आर जो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर डी आर वेरिएबल है। अगर कांस्टेंट होगा तो डी आर को इंटीग्रेट कैसे करोगे? जैसे कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका अगर आप डेरिवेटिव लेते हो तो 0 होता है ना कांस्टेंट फंक्शन। यस मैम। ठीक है, तो इसमें चेंज ही नहीं हो रहा है फंक्शन। ठीक है, ये वेरिएबल फंक्शन है ये तो, और वेरिएबल फंक्शन है, आप 3 से 3 तक इंटीग्रेट करेंगे तो फिर ये पूरा आपका इंटीग्रल जो है वो क्या हो जाएगा, 0 0 निकल कर आ जाएगा जी ये फंक्शन पूरा। ठीक है, तो आप इसको एवोल्यूएट नहीं कर सकते, उसको आप ठीक है, उसको आप ख़त्म करें। यस मैम, ये जेड जीरो होने की वजह से हमें पता चलेगा ना ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, अगर डायग्राम नहीं दिया हुआ तो? हाँ हाँ, कैसे पता चलेगा? अगर हमारे पास ये डायग्राम नहीं हो गया, जेड हाँ हाँ जीरो हो हाँ गया, हाँ हाँ फाइव भी हो गया, आर भी हो गया, तो हाँ हमें हाँ ये पता चलेगा कि ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है। जी जी, हमें दो तीन चीज़ों से पता चलता है। एक तो लिमिट देख के अंदाज़ा होता है, ठीक है, लेकिन ये आर और फाई जो है ना, ये तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी आते हैं, लेकिन उसमें थीटा होता है। तो अब इन्होंने हमें तीसरा डिफाइन कर दिया है कि थीटा नहीं है बल्कि जेड है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि आर फाई जेड जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ से भी हमें पता चल रहा है, ये जो हमें फील्ड दी हुई है फाई एफ एफ फील्ड ऊपर गिवन है। कोई आया है, एक मिनट। ठीक है, ऊपर जो फील्ड दी हुई है, ये जो फील्ड यस दी मैम। हुई है, इसमें से भी हमें देख के पता चल रहा है कि ये आर है, फाई है और ये जेड है, तो यहाँ से हमें देख के अंदाजा हो रहा है। और जब z 0 है तो इसका मतलब ये है कि हम अभी जो है ना वो r और फाई ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब ये है कि z में नहीं ड्रॉ करेंगे, ये x और y में ड्रॉ होगा। अगर डायग्राम आपको बनी हुई भी नहीं है तो आप जो थोड़ा सा स्मार्ट है वो खुद से भी डायग्राम बना सकता है। मैम ये हाफ सिलेंडर होगा ना, फुल नहीं होगा? जी हाँ, ये पूरा फुल नहीं है, ये थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा डिफरेंशियल पार्ट है ये, और ये पूरा फुल सिलेंडर भी नहीं है, ये एक 2 डायमेंशनल कौन सी बन रही है, लेकिन हम इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैम, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? जी स्टूडेंट्स, ठीक है, और कुछ पूछना है इसमें किसी को? आगे चलूं मैं फिर? यस मैम, आगे चलें। जी, फिर ये प्रॉब्लम नंबर 2 के ऊपर मैं आ गई थी। ये प्रॉब्लम नंबर 2 जो है, इसमें यही फील्ड है, इसमें ये कह रहे हैं कि आप स्टोक्स थ्योरम जो है वेरीफाई करें, और स्टोक्स थ्योरम के अंदर जो है वो यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमें वेरीफाई करनी होती है। तो इसमें मैंने जो है वो कर्ल निकाला था, कर्ल कैलकुलेट करके और पूरा प्रूफ करवाया था। तो इसको भी आप लोगों ने इसमें फार्मूले की करेक्शन थी, यहाँ पर जो गलत हो गया था फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर 1 अपॉन रो आएगा। ओके, 1 अपॉन r कह लें या रो कह लें, एक ही चीज़ है। थोड़ी सी एब्रीविएशन मुझे आदत हो गई है r लिखने की, तो बुक्स यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो रो है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन इट्स ओके। ओके, जहाँ जहाँ मैं r लिख रही हूँ फॉर्मूले में रो लिखा हुआ है, लेकिन मैं r लिख रही हूँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो गया था सॉल्व आप लोगों से, इसमें कुछ पूछना है? इसमें कुछ पूछना है बेटा? नो मैम। अच्छा चलो मैडम कोई नहीं। ये जो 0 - 0 लिखा है मैडम, ये कैसे निकालना है यहाँ पे? ये जी जी। ये कैसे निकाला है? ये जो है ना, ये जब हम सेकंड वाला हम खोल रहे हैं ना डिटरमिनेंट का पार्ट, तो ये वाला खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया। अब हमें जो करना है वो इसको इसके साथ में करना है और इसको इसके साथ में करना है। तो डेरिवेटिव जी लेना जी। है हमें फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू आर, इसमें तो आर है ही नहीं,
डेरिवेटिव लोगे इसका विद रिस्पेक्ट टू आर तो 0 आ जाएगा, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड तो तब भी कुछ नहीं निकलेगा, तो फिर अगेन माइनस 0। डिटरमिनेंट खोला है मैंने इसको, जैसे डिटरमिनेंट खोला जाता है ना, जैसे फर्स्ट फंक्शन का डिटरमिनेंट खोलते हैं तो इसको हम गायब कर देते हैं और इसको खोलते हैं क्रॉस। मैडम जी अगर जी हमने रिस्पेक्टिव टू आर डेरिवेटिव लिया हुआ है तो यहाँ पे तो मौजूद है ना, आर स्क्वायर का थीटा मौजूद है। नहीं नहीं, ये इसको हमें ऑपरेट करना है इसके ऊपर, सिर्फ इसके ऊपर, और z को हमें ऑपरेट करना है किसके ऊपर, इसको, इसके ऊपर, इस कॉस फंक्शन थीटा के के ऊपर। ऊपर। हाँ ठीक है, ठीक है। डिटरमिनेंट खोलने का तरीका है ये। अगर ये नहीं आता है तो मुझसे जी फिर जी जी। बाद में पूछ लेना, मैं तुम्हें बता दूंगी। आता। जी जी हाँ, मैडम। ये उसके ऊपर खोला हुआ है ये। ओके, डिटरमिनेंट जी खोलने का जो तरीका होता है। मैं ये सोच रहा था कि दोनों में हमने आर लगाया हुआ है, इस वजह से कंफ्यूजन हो रही थी। एक में जेड हाँ, लगाया वो हुआ है तो बनाने में कहीं देखो, अब जैसे मैंने इसको इसको यहाँ पे आर ऐसे बना दिया, इधर आर ऐसे बना दिया, यहाँ पर ऐसे लिख जी दिया, जी तो वो जरा थोड़ा सा जी। हो जाता है इस तरह से, पता नहीं चेंज हो जाता है। मैंने ख्याल तो करने की कोशिश की है लेकिन फिर भी चेंजिंग आ जाती है, तो वो आ रही है। ओके, ठीक है मैडम। और कुछ ठीक पूछना है। है इसमें से? मैम जी बेटा। मैम ये जो कर्ल के फार्मूले आपने लिखवाए थे मैम, वो सही नजर नहीं आ रहे हैं पीछे। वो सेम सेम नहीं नजर आ रहे हैं कि? बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं मैम नहीं, उनको। मुझे आपका सवाल सही से समझ में नहीं आया है कि विजिबल नहीं मैम हो रहे हैं या फिर इक्वल नहीं लग रहे हैं। नहीं 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 मैम, इस तरह नहीं, मतलब विजिबल नहीं हो रहे, हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं मैम। स्क्रीन की वजह से पता नहीं क्या हो रहा है, जूम कम है या कोई ऐसी वजह है। नहीं नहीं, आप मुझे बताइए, अभी आपको नजर नहीं आ रहे हैं या फिर आप यूट्यूब के ऊपर देखते हैं तो आपको नहीं, नजर नहीं आते हैं? यूट्यूब के ऊपर देखते हैं तब नजर हाँ, नहीं आपकी आते हैं स्पीड मैम। कम है बेटा, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम मैम मेरे साथ में भी होती है कि बाज़ दफ़ा मैंने वीडियो निकाल के देखी है ना, तो उसमें वो स्क्रीन बहुत ब्लर्ड हो रही है और वो नज़र नहीं आ रही हैं चीज़ें। बाकी बाकी सब चीजें क्लियर है मैम, सिर्फ कर्ल के फार्मूलों का मसला है, उनके ऊपर मैम पता नहीं नहीं तो इतने शायद। परेशानी की बात नहीं है, अगर वो नज़र नहीं आ रहे हैं तो आप गूगल कर लेना, गूगल करके आप किसी भी जगह से कर्ल के फॉर्मूले निकाल लें, उसके ऊपर वो करो, गूगल करो और उस पर लिखो कि फॉर्मूला फॉर कर्ल इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वो आपके पास खुद ही आ जाएंगे फॉर्मूले, ये इतनी मुश्किल नहीं है। चलो ओके, मैम शुक्रिया। ठीक है। और दूसरे मैम ये डायग्राम का थोड़ा ज्यादा या मैं कॉन्सेप्ट दे आपको दे। किसी तस्वीर, किसी बुक में से तस्वीर खींच के जो है वो भेज दूंगी फॉर्मूले की व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। जी, और क्या? फजीला कुछ पूछ रही हैं, और आप क्या पूछ रहे हैं ये महमूद? पूछो पूछो महमूद, पूछो। मैम मैं कह रहा हूँ कि डायग्राम को थोड़ा और भी एक्सप्लेन कर ले मैम, ये ऐसी चीजें अभी मैं ये पूछ रहा हूँ मैम कि डायग्राम के ऊपर थोड़ा वो एक्सप्लेन कर दे ये डायग्राम। मैम ये जैसा सिलेंडरिकल है तो मैम उसके सही अच्छा समझ बेटा, नहीं आ मेरी रही। जो है ना थोड़ी सी नेट की कनेक्टिविटी का इशू हो रहा है, मेरा नेट जो है ना वो बार बार जा रहा है, तो अगर किसी को बीच में प्रॉब्लम हो जाए, नेट डिस्कनेक्ट हो जाए, तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। मेरे पास आ रहा है मैसेज लिखा हुआ बार बार, और हो सही है सकता है मैम। कि आवाज़ की लैगिंग भी हो आप लोगों के पास। अच्छा बेटा, मैं ये कह रही थी कि मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ साइलिंड्रिकल डायग्राम को, लेकिन आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं? आप पर्टिकुलरली इस लिमिट के हवाले से डायग्राम पूछना चाह रहे हैं या पूरे साइलिंड्रिकल सिस्टम को ही समझना चाह रहे हो दोबारा से? ये सिलेंड्रिकल सिस्टम को ही मैम, अगर वो दूसरे डायग्राम में आए तो फिर मसला हो जाता है मैम, सही समझ नहीं आ रही है उसकी। अगर सरफेस हम निकालना चाहे तो मैम फिर पता नहीं सरफेस उसके। इंटीग्रल में प्रॉब्लम होती है, सरफेस इंटीग्रल में प्रॉब्लम यस होती है। मैम। ठीक है, तो और देखो, अगर अभी टाइम बच जाता है तो मैं अभी आखिर में ही थोड़ा सा और डिमॉन्स्ट्रेट कर देती हूँ, क्योंकि ये जो शुरू के लेक्चर थे ना जो मैंने यूट्यूब के ऊपर दिए थे, उसमें मैंने ये पूरा सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ था। मैं दोबारा भी बता देती यस हूँ, मैम। लेकिन ये कि थोड़ा टाइम अगर सेव हो जाएगा तो मैं बता देती हूँ दोबारा से। ओके, सही है मैम। सरफेसेस सही निकालना, है। सरफेस इंटीग्रल एवेलुएट करना और सरफेस समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जी फजीला, आप कुछ और पूछ रही हैं इस क्वेश्चन के अंदर? चलो आगे जा मैडम रही हूँ।
जी बेटा। तो जी मैडम जब हमने इसी इसी न्यूमेरिकल में हमने इंटीग्रल ऑफ डेल मल्टीप्लाई बाई एफ डॉट डी एस जो निकाला है वो स्टेप में, जी जी उस स्टेप में हमने जो तीनों साइडों को हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, जबकि सिलेंडर हमारे पास पूरा नहीं है। डीएस के जो अंदर हम हमने तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है। जी मैडम, ये जो हाँ तीनों हाँ हमने लिखा हाँ हुआ है हाँ, मल्टीप्लाई, तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। और सिलेंडर जिस वक्त मैं जी जी। समझा रही अब थी उसमें मैंने बताया भी था कि इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस है, क्योंकि ये एक्स और वाई प्लेन के अंदर मौजूद है, तो ये जो सरफेस बनता है ना ये जी जेड मैडम, सरफेस बनता है। तो अगर आप लोग इतने स्मार्ट हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये ए जेड वाला सरफेस जो है ना आप यूज कर लें। लेकिन अगर आपकी ठीक है नहीं मैडम, समझ में ठीक है। आता है तो आप पूरा के पूरा जो फॉर्मूला आपने रटा हुआ है उसको पूरा के पूरा आप रख लें और डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तब भी आपका आंसर सेम आ जाएगा। ये मैंने आप लोगों को उसमें समझाया था। लेकिन एक ठीक है चीज मैं मैडम। आपको बता दूं कि जो है ना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना जरूरी है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर आया और उसमें मैंने जो है ना वो सरफेसेस उस डायग्राम को देख के लिए हैं, उसमें प्लस लिया है माइनस लिया है और जो भी यूज हो रहा है वो लिया है। तो अब यहाँ पे तो प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट नहीं होते ना फॉर्मूले के अंदर। अगर माइनस सरफेस आ गया तो फिर क्या करोगे। तो इस वजह से जो है ना ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि हम जो डायग्राम डील कर रहे हैं उसमें कौन सा सरफेस मौजूद है, सिर्फ वो एलिमेंट कंसीडर करो और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करो। उससे क्या होता है कि हमारी प्रॉब्लम जो है ना रिड्यूस भी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है और हम उसको आसानी के साथ सॉल्व कर लेते हैं फिर। ठीक है जी। ठीक है और मैडम। कुछ यहाँ पर मैं आर लगाना भूल गई थी तो आखिर में मैंने 1/r लगा के और एक आध दो स्टेप जरा थोड़े मिसिंग हैं लेकिन मैंने आप लोगों के पर छोड़ दिए थे कि आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लोगे। जी आगे चल रही हूँ मैं। और किसी को कुछ पूछना हो? मैम ये लिमिट का बता दे। 0 से 3 तो समझ, 0 से 3 तो समझ आ रहा है, हम्म। लेकिन दूसरा वाला जो 0 से 4 है इसका समझ नहीं आ रहा है मैम। 0 से 4 समझ में नहीं आ रहा है। 4 लिखा हुआ है, 45 पता नहीं क्या है 45 मैम। अच्छा 45 बेटा। 40, फिर सही ठीक है, है ये जो है फिर ना सही है फाई है मैम, ना समझ आ फाई, गई, तो ये फाई डेफिनेटली फिर क्या है, सही है। एंगल है ये। ठीक है ये एंगल है। सही तो है। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे लाइन इंटीग्रल की, ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल में हमारा जो एंगल है वो 0 से यानी कि 45 तक जा रहा है, ये फाई। ओके उस पे निकाला है सही मैंने। है मैम, सही ठीक है, है मैं समझ रहा था उसको। सही है। ठीक है इसको मैंने डायरेक्ट इसको कर लिया। ये कौन सा, ये डी आर, ये वाला इंटीग्रल खोला है। ठीक है डी जेड तो उसमें है ही जीरो, ये वाला तो गायब ही हो जाएगा। इसको मैंने खोला है और ये चूंकि साइन फाई डी फाई अलग एक फंक्शन है, डी आर अलग फंक्शन है, तो उसको मैंने सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पर। ठीक है आप इसको स्टेप्स को खोल के करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। आगे जा रही हूँ मैं। जी जनाब इधर मैं आ मैम गई ये हूँ। 2.7, जी चलो पूछो 2.7 क्या। मैम जो 2.7 आंसर आई है उसके साथ कोई यूनिट भी है या नहीं, बस वैसे इट आएगा? फिजिकली तो आना चाहिए यूनिट, लेकिन अभी हमें डिफाइन नहीं किया है ना कि ये किस किस तरह की वेक्टर फील्ड है। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से जो है फिर हम यूनिट लिखेंगे प्रॉपर। अभी तो इन्होंने इन जनरल टर्म्स हमें दे दिया है ना, तो इस वजह से हमने अभी इसका कोई यूनिट डिफाइन नहीं किया। ओके ठीक है ओके अभी हमें ठीक है फिजिकली पता ही मैम। नहीं है कि ये किस तरह की फील्ड है, हम इसको अभी सिर्फ मैथमेटिकली कर रहे हैं। जी और कुछ। जी इस प्रॉब्लम में आ जाते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3 में। अब देखो इसमें मैंने आप लोगों को इसमें मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे ना, जब से बारिश हुई 4-5 दिनों से हम लोगों का न्यूट्रल वायर जो है ना वो हिले जा रहा है और वो फ्लक्चुएशन हो रही है बहुत। अच्छा खैर बहरहाल यहाँ पर मैंने एक सिलेंडर बताया था और इसमें मैंने आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि जिस तरह का सिलेंडर होता है, फुल सिलेंडर है या हाफ सिलेंडर है या डिफरेंशियल सिलेंडर है, उसके हिसाब से हमें सरफेसेस लेने होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको जो है ना वो फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं
और क्लोज सरफेस के अंदर कह रहे हैं, तो उसका मतलब है हमें नेट फ्लक्स मालूम करना है, ये मालूम करना है हमें। क्लोज सरफेस का मतलब है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो पूरा के पूरा फुल सिलेंडर है, इसमें हमारे पास सरफेसेस कितने हैं, S1 S2 S3। अब ये जो S1 सरफेस है ये है सिलेंडर, तो इसका जो सरफेस का जो डायरेक्शन है वो क्या है, होगा परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो ये प्लस AZ डायरेक्शन बनेगा S1। और S3 जो है वो क्या बनेगा, इसका जो प्लेन का डायरेक्शन होगा वो माइनस AZ डायरेक्शन होगा। और ये जो सरफेस है ये रेडियल डायरेक्शन होगा आउटवर्ड, ठीक है, प्लस AR। तो यहाँ पर मैंने ये जो सरफेस एलिमेंट्स लिए हुए हैं, ये जो सरफेस एलिमेंट्स रेडियल डायरेक्शन का लिया है एक, और Z डायरेक्शन के अंदर मैंने लिए हैं दो, एक माइनस में और एक प्लस में। और फिर फ्लक्स जो है ना वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अगर मेरे पास जो है ना ये पूरा के पूरा नहीं होता सिलेंडर, मेरे पास ये सिलेंडर छोटा बना हुआ होता, तो फिर क्या होता, फॉर एग्जांपल मेरे पास सिलेंडर इस तरह का होता, तो उसमें मुझे एनालाइज करना पड़ता कि अच्छा भाई मेरा जो ये सिलेंडर है इसमें कौन कौन से फेसेस मौजूद हैं। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता, इसको मैं कह देती कि अच्छा भाई ये AZ है, प्लस AZ डायरेक्शन का सरफेस है। बिल्कुल इसके नीचे वाला जो सरफेस होता उसका जो डायरेक्शन होती वो बन जाती माइनस AZ। सही है। ये वाला जो सरफेस होता मेरा ये बन जाता जनाब A5, और इसके बिल्कुल पीछे वाला जो सरफेस होता ये वाला, ये बन जाता माइनस A5, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। और ये वाला जो सरफेस है ये मेरा होता AR। तो जब हम किसी भी सिलेंडर को का एक छोटा हिस्सा लेते हैं तो उसमें कितने सारे सरफेसेस बनते हैं, ये 1 2 फिर ऊपर वाला 3 4 5, तो 5 सरफेस के डायरेक्शन निकलते। ये आप लोगों को लेना आना चाहिए कि हम हमारे पास जो है ना वो अभी फुल सिलेंडर है या हमारे पास एक छोटा सा हिस्सा है, या जैसे मैंने अभी सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम करवाई थी उसमें मैंने सिर्फ ये नीचे वाला प्लेन ले लिया था, नीचे वाला प्लेन ले लिया था, और वो भी पूरा नहीं लिया था, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा ले लिया था सिर्फ। तो उसमें हमने कहा कि अच्छा भाई ये जो है ना ये सिर्फ Z डायरेक्शन का सरफेस है, तो उस वाले में मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीज़ कंसीडर की, ये वाला हिस्सा कंसीडर किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे 3 सरफेसेस के बारे में पूछा हुआ है। फ्लक्स जो है वो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। वेक्टर फील्ड वही है, वेक्टर फील्ड हमने यहाँ पर रखी जो डिफाइन की हुई है, और उसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया हमने किसके साथ में, सरफेस के साथ में, जो हमारी डायग्राम के हिसाब से सरफेस बन रहे थे। और ये जो था हमारा सरफेस S1 और S3 था, प्लस डायरेक्शन में एक माइनस डायरेक्शन में। चूंकि ये इक्वल और अपोजिट हैं तो जब हम इसको एवोल्यूट करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर बराबर होंगे, ये कैंसिल ही हो जाएंगे, तो ये हमारे गायब हो गए। सिर्फ ये जो S2 सरफेस है ये हमारे पास बचा हुआ है, इसको मैंने इंटीग्रेट किया है। आप लोग हो, नजर तो आ रहे हो? यस मैम। 29 में। जिंदा भी है मैडम। अच्छा सही बात, अच्छी बात है। तो फिर मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ओके, सॉल्व कर लिया इस इंटीग्रल को, और यहाँ पर मैंने इसका रिजल्ट निकाल दिया, नेट फ्लक्स 64 पाई इज माय आंसर। किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? यस मैम। इसमें जो है ये रेडियल डायरेक्शन के ऑपोजिट नहीं होगी कोई? नहीं नहीं नहीं, रेडियल सरफेस के ऑपोजिट? आपको नजर आ रहा है कि है कोई? नहीं मैम, तो सिलेंडर का दूसरा पार्ट नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन फिर आप क्या करेंगे कि जैसे आपके पास कोई इतनी बड़ी कोई चीज है, ठीक है, सिलेंडर है जैसे एक, तो आप उसको कैसे काटो, ऐसे करके काट लो, यूं करके। तो अब जब आपने उसको ऐसे करके काटा ना, तो अब मैं इसको आपको सेपरेट बता रही हूँ। ये वाला जो है ना पीस आपने इसका काटा है सिलेंडर के अंदर से, तो अब क्या होगा कि ये जो सरफेस है ना, मैं अब इसको काटने के बाद इसको बताती हूँ कि ये कैसे बनेगा। ये देखो, ये बन जाएगा ऐसे, थोड़ी देर। ठीक है, ये बन जाएगा इस तरह से। बेटा अपने माइक बंद रखो आप लोग।
दूसरा मैं ये कह रही थी कि ये देखो, जब आपने इस सिलेंडर के अंदर से ये पीस काटा ना, ये बन गया आपका सिलेंडर, तो ये ऊपर वाला फेस भी इसके अंदर बन रहा है AZ। अब ये यहाँ पर हमारा जो एक्सिस था ना, वो ये वाला एक्सिस था सेंटर में। ये वाला जो नीचे वाला जो सरफेस होगा, ये वाला, ये इसकी सरफेस की डायरेक्शन होगी -AZ। अच्छा, अब ये वाला जो सरफेस था, ये आपका AR था, रेडियल, ठीक है। अब ये जो है ना आपका हो जाएगा -AR, सही। और ये जो है ना आपका हो जाएगा A5, और ये वाला पीछे वाला आपका हो जाएगा -A5। मैम समझ ये आ तो गई बात? तकरीबन रेक्टेंगल बन रहा है, हाँ, अगर रेक्टेंगल हम बन इसको रहा है। काटें। यहाँ पर ये यहाँ पर हल्का सा कर्व है, ओके। यस मैम, तो तकरीबन। ये कर्व है ना, डेट्स वाई इट इज अ रेडियल पार्ट। ये पूरा रेक्टेंगुलर शेप नहीं है। अगर बहुत छोटा सा लोगे तो बनेगा रेक्टेंगल, तो उस वक्त हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज द रेडियल डायरेक्शन। दो तरह के डायरेक्शंस के अंदर ये अब निकल रहा है। तो आपको जो शेप दिया हुआ है ना, उसको आपको एनालाइज करना आना चाहिए। और अगर आप लोगों को याद हो तो जो क्विज मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिए थे असाइनमेंट में, उसमें मैंने आप लोगों को एक दो प्रॉब्लम दिए थे जिसमें मैंने आप लोगों को कोई शेप बताया था और मैंने पूछा था कि इसमें कितने सरफेसेस मौजूद हैं, कितने सरफेसेस हैं इस शेप के अंदर। तो हर तरह की शेप में मैम आपको सरफेस, उस वक्त तो कॉन्सेप्ट इतना नहीं था, अब थोड़ा समझ आ रहा है मैम, हाँ इसलिए क्विज को इतने वो नहीं कर सके थे हाँ एनालाइज। हाँ हाँ, लेकिन अब वो मैं आपको इस वजह से रेफरेंस दे रही हूँ। मुझे पता है कि अब चीज़ें और जो हमने पढ़ी हैं, आप परफेक्ट नहीं होगे उसको, जब आप इस्तेमाल करना शुरू करोगे तो फिर परफेक्ट होगे। तो मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ कि जो है ये हमें एनालाइज करना पड़ता है। सरफेस कोई भी सरफेस गिवन होता है, कोई भी शेप गिवन होता है, उसमें हमें उसी वक्त एनालाइज करना पड़ता है कि इसमें कितने फेसेस मौजूद हैं और किस किस डायरेक्शन के हैं। तो इस हिसाब से जो है ना वो हम अपने ये जो एलिमेंट हमने निकालने सीख लिए हैं, फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सही है मैम। सही है। इसी तरीके से अगर स्फेरिकल शेप होगा तो स्फेयर अगर पूरा पूरा के पूरा बना हुआ है तो बस फिर हम एक ही ले लेंगे, AR, रेडियल डायरेक्शन ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। रेडियल का प्लस माइनस बहुत सारे लोग लेते हैं, नहीं लेते हैं, लेकिन एनीवेज ये जो रेफरेंस फ्रेम होता है ना, ये आपकी चॉइस होती है। आप उसको डिफाइन खुद करते हैं कि हमारा रेफरेंस फ्रेम क्या है और हम किस चीज़ को पॉजिटिव ले रहे हैं, किस चीज़ को हम नेगेटिव ले रहे हैं। बाज़ दफ़ा हम रेडियल को चारों तरफ ले रहे होते हैं और ये हम पॉजिटिव ही ले रहे होते हैं इसको, ठीक है। स्फेरिकल सिलेंडर, स्फेरिकल के केस में यहाँ पे मैंने इसको खुद से डिफाइन कर दिया है कि लेट सपोज दिस इज माय फेस इन -AR डायरेक्शन, क्योंकि मैं अभी बहुत छोटे से उसके ऊपर काम कर रही हूँ ना, तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पर ले सकती हूँ। बाज़ दफ़ा फुल सरफेस होता है तो मैं उसको सिर्फ पॉजिटिव ले लेती हूँ, नेगेटिव नहीं लेती हूँ, ठीक है। और जब आपने देखा होगा उसमें लिमिट जो होती है ना R की, जो स्टैंडर्ड हमारे इंटीग्रल हैं उनकी स्टैंडर्ड जो स्फेयर है उसकी जो लिमिट होती है 0 से इन्फिनिटी होती है, माइनस में वो जाता ही नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर भी जब हम काम कर रहे होते हैं तो उसमें भी जो ये रो की लिमिट हम डिफाइन करते हैं ना स्टैंडर्ड, वो ये होती है, माइनस में वो होता भी नहीं है। ये हम अपनी फिगर के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कि हम अभी क्या चीज़ कर रहे हैं, हम फ्लक्स कर रहे हैं तो हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो एक इसका अपोजिट फेस है, एक ये फेस है, तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ले लेते हैं उसको, ओके। तो ये बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसका रट्टा लगा लो कि मैडम ने कह दिया है कि अच्छा हाँ ये -AR होता है तो ऑलवेज होगा। ये आपकी डायग्राम के हिसाब से चेंज हो जाएगा जब आप पूरा फुल एक सिलेंडर ले रहे हैं, फुल सिलेंडर ले रहे हैं, जैसे कि अभी ऊपर वाले केस के अंदर आ गया है, और उसमें अगर आपको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है रेडियस को, और गॉसेस लॉ के अंदर हम बार बार करेंगे, तो बस हम इसको 0 से रो तक ही करते हैं, माइनस में हम नहीं होते हैं ना, सरफेस हम माइनस लेते हैं। फुल सरफेस हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने S2 को कैलकुलेट किया है, ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मैंने लिया है। मैंने ये नहीं कहा, हालांकि ये फुल सरफेस है, मैंने ये नहीं कहा कि आधा सरफेस जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा और आधा नेगेटिव हो जाएगा। थोड़ी सी ट्रिक भी कभी कभी हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, सही है, ठीक है बेटा। सही है मैम। आगे चलूँ मैं?
यस मैम। तो थोड़ा सा ये जो रेफरेंस फ्रेम्स होते हैं ना, इनको ज़रा थोड़ा सा ट्रिक से यूज़ करना पड़ता है, और ये ट्रिक अप्लाई कर करके हम अपनी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो आसान बना देते हैं। अच्छा खैर आगे चलते हैं। फिर इसमें डाइवर्जेंस भी निकाली थी मैंने, डाइवर्जेंस का फार्मूला लिख के पूरा डाइवर्जेंस कैलकुलेट किया, और इसमें थ्योरम भी प्रूफ हो गया था। इस क्वेश्चन में पूछा क्या था हमसे, इसमें आखिर में कह रहे थे कि आपने वेरीफाई करना है डाइवर्जेंस थ्योरम। तो हमें राइट हैंड साइड भी निकालनी थी और लेफ्ट हैंड साइड भी निकालनी थी, जो कि निकाली हमने। ये है डाइवर्जेंस थ्योरम की, ठीक है। एक तो ये कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद ये कैलकुलेट किया, और इसको मैंने ओवर दी वॉल्यूम जो है वो इंटीग्रेट किया है। और ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल है यहाँ पर मैंने रखा, क्योंकि मुझे पता है कि ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वॉल्यूम इंटीग्रल डिफरेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, ये मैंने रखा। चूँकि पूरा फुल सिलेंडर है तो फाई की भी लिमिट 0 से 2 पाई तक जाएगी, और z जो है वो हमें जो लेंथ दी हुई है उसकी लिमिट 0 से 1 तक होगी। रेडियस जो हमें गिवन है 0 से 4 तक, उस पर हम इंटीग्रेट करके इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे। ओके बेटा, मेरी क्लास ख़त्म होने में 3 मिनट 4 मिनट रह गए हैं अभी, जो है ना लेक्चर डिस्कनेक्ट होगा, फिर उसके बाद दोबारा ज्वाइन करना। अच्छा, और आगे जा रही हूँ मैं। ये प्रॉब्लम दिया था मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, ग्रेडियंट निकालना 3 डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। सॉल्व किया है आप लोगों ने? नो मैम, 3 क्वेश्चन हो गए, यहाँ तक पहुँच गए हैं। अरे हाय, पूरे एक हफ्ते के अंदर यहाँ तक पहुंचे हो। पता है मैंने 2 मैम लेक्चर दूसरे तुम लेक्चर लोगों भी होते हैं, नहीं, 2 लेक्चर मैंने आप नट से लोगों के देखना होता है। 2 लेक्चर्स मैंने आप लोगों के बिल्कुल रिकॉर्ड सही करके है रखे हुए हैं, और मैंने अभी अपलोड नहीं किए हैं, इसी वजह से कि मैं आप लोगों मैं जो है वो देखूंगी कि क्या स्पीड आप लोगों की चल रही है। मैम। नट का भी इश्यू हो रहा था दूसरा, और दूसरे लेक्चर भी चलो साथ ठीक है, हो रहे और भी होते थे, स्टूडेंट्स, यहाँ कोई तक। और किसी और ने अटेम्प्ट किया हो, ग्रेडियंट निकाला है किसी ने? फिर मैंने ये नेक्स्ट प्रॉब्लम करवाई थी, प्रॉब्लम नंबर 5। किसी को पूछना है इसमें से? वेक्टर फंक्शन वाला, कि इस तरह की भी प्रॉब्लम हो सकते हैं कि आप लोगों को कोई कंडीशन दे दी जाए कि अच्छा हमारी कोई वेक्टर फील्ड है वो इररोटेशनल है, तो उससे आप डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट कांस्टेंट्स जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। जी बेटा। मैम, जी जी बेटा ये पूछिए। सोलेनोइडल का आपने लिखा था कि सोलेनोइडल से हम डाइवर्जेंस फाइंड कर सकते हैं, तो ये कैसे फाइंड कर सकते हैं? मतलब सोलेनोइडल नहीं, हमें बताती है कि सोलेनोइडल का हमने मतलब, डाइवर्जेंस हाँ फाइंड हाँ, करना है। सोलेनोइडल का मतलब होता, हाँ, सोलेनोइडल का मतलब होता है कि किसी भी वेक्टर फील्ड का जो डाइवर्जेंस है, लेट सपोज एफ इज दी वेक्टर फील्ड, उसका डाइवर्जेंस जो है ना वो 0 है। तो ऐसी फील्ड जिसका डाइवर्जेंस 0 होता है उसको हम सोलेनोइडल कहते हैं। ऐसी फील्ड जिसका कर्ल 0 होता है उसको हम इररोटेशनल फील्ड कहते हैं। ये एक टर्म्स हमने बना लिए। तो अगर कोई ऐसी फील्ड मौजूद है जिसका कर्ल भी 0 है, जिसका सोलेनोइडल जो कि सोलेनोइडल भी है, तो उसका मतलब है उसका डाइवर्जेंस भी 0 होगा। तो फिर हम उस कंडीशन के तहत जो है वो हम डिफरेंट पैरामीटर जो है वो मालूम कर सकते हैं। बेटा अब जो है ना वो लेक्चर ख़त्म हो गया, लेस देन 1 मिनट रह गया। अब मैं इसको दोबारा कंटिन्यू करती हूँ, ये अब स्टॉप हो जाएगा। ओके, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। हो गई है ना आप लोगों को? यस मैम। जी, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही थी कि जब भी हमारे पास कोई वेक्टर होता है, फॉर एग्जांपल उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। लेट सपोज ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है, ax, ay और az। अगर वो वेक्टर जो है वो 0 हो जाए, अगर, ठीक है, टोटल वेक्टर हम कह दें कि ये 0 है, कोई भी वेक्टर, तो उसका मतलब ये होता है कि उसका जो है ना वो ax भी 0 होगा, उसका ay भी 0 होगा, और उसका az भी 0 होगा। तीनों चीजें जो है वो 0 होंगी, तभी ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है ना वो सेटिस्फाई होती है। जब भी हम वेक्टर क्वांटिटीज को 0 के बराबर इक्वेट करते हैं तो
तो अब जो है ना हमें ये बात मालूम है कि जब हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल निकालते हैं तो रिजल्ट में जो हमें क्वांटिटी मिलती है वो भी एक नया वेक्टर होता है। तो अब ये जो नया वेक्टर होता है इसके भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं, लिहाजा x, y, z 3 कंपोनेंट्स होंगे। तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के ऊपर हमें 3 इक्वेशंस ज़रूर मिलेंगी। और यहाँ पर आपसे कहा हुआ है कि आप जो है वो इक्वेशन अगर हमारी जो फील्ड है वो इररोटेशनल है और सोलेनॉइडल है तो आप ये कांस्टेंट्स की वैल्यू जो है ना डिटरमाइन करें। तो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ax के साथ में c1 लगा हुआ है जो कि एक हमसे पूछा हुआ है कि आप फाइंड आउट करें कि c1 की वैल्यू क्या है, c2 की वैल्यू क्या है, c3 की वैल्यू क्या है, c4 की वैल्यू क्या है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ये वेक्टर क्वांटिटी है इसका एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट, 3 इक्वेशंस हमारे पास बनेंगी। तीनों को हम 0 के बराबर पुट करेंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे तो 3 अननोन जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। और ये तो चौथा अननोन भी है। तो इसका मतलब ये है कि जो चौथी कंडीशन हमें दी हुई है कि फील्ड हमारी सोलेनॉइडल भी है, तो मुझे इस फील्ड का डाइवर्जेंस भी निकालना होगा और फील्ड का डाइवर्जेंस निकाल के मुझे 0 के बराबर इक्वेट करना होगा। तो लिहाजा फिर उस तरीके से मैं चौथा जो अननोन है वो भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर कोई अननोन पैरामीटर है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें ये पता हो कि फील्ड इरोटेशनल है या फील्ड सोलेनॉइडल है तो हम उसके अंदर से अननोन पैरामीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये अननोन पैरामीटर हमारे केस के अंदर कुछ भी हो सकता है। लेट सपोज चार्ज हो सकता है, ठीक है, चार्ज की क्वांटिटी हो सकती है, क्योंकि जब हम किसी भी फील्ड को, जैसे पॉइंट चार्ज की फील्ड है, ई है या बी है, तो उसके अंदर क्यू आता है, ठीक है, क्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं। के तो कांस्टेंट होता है, ये हमें पता ही होता है। आर के साथ तो हम उसको कर्व वगैरह ले रहे होते हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ नहीं होती। क्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो हम करंट की क्वांटिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब ये और भी जब हम आगे चलेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर होंगी कि फिज़िकली हम क्या क्या चीज़ें डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि हम इस इक्वेशन से अगर हमें पता चल जाए कि फील्ड इरोटेशनल है और सोलेनॉइड है तो कर्ल की मदद से और हम पैरामीटर्स जो है ना डिटरमाइन कर सकते हैं। इरोटेशनल फील्ड है तो 3 पैरामीटर्स डिटरमाइन कर सकते हैं, सोलेनॉइडल फील्ड है तो एक और पैरामीटर डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, आगे चलूं? किसी को कुछ पूछना है? मैम इसमें जो हमने डाइवर्जन अप्लाई की है जी मैम, ऊपर जो इक्वेशन हमारे पास आ रही है ax जो हमारे पास आ रही है 3x + c1z है जी जी, मैम, सिर्फ इसमें उसी के ऊपर c1 की वैल्यू पुट करके फिर ये डाइवर्जन अप्लाई करना पड़ेगा इसके ऊपर। नहीं, ज़रूरी नहीं t4 है कि की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि ये जो फर्स्ट फंक्शन है ना इसको आपको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। तो c1 जो है वो कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है। अगर आप c1 यहाँ पर रख भी देंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसका डेरिवेटिव निकलेगा, क्योंकि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x। 3x का डेरिवेटिव क्या निकलेगा? 3। और फिर यस ये जो मैम सही सेकंड है, वाला फंक्शन है, ये जो सेकंड वाला फंक्शन है इसको आपने y के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ कहीं y है ही नहीं। 0 हो गया। अगर यस यहाँ मैम पर बिल्कुल y सही होता तो अगर यहाँ y होता तो फिर आप करते। सही है मैम। और थर्ड में सही है, समझ आ गया मैम, ठीक है, और बहुत शुक्रिया। थर्ड को विद रिस्पेक्ट टू z करना है तो c4 की वैल्यू जो है ना आपको यहाँ से वहीं रह जाएगी। यस वही मैम, रह और वो जाएगी, निकाल दो। निकाल लें। यस मैम सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सही है, ठीक है, और आगे चलते हैं। ये दिया था मैंने आप लोगों को करने के लिए, ये तो नहीं दिया था मैंने। बस यहाँ तक ख़त्म हो गया था लेक्चर। 5 प्रॉब्लम डिस्कस की थी मैंने, है ना, और इसके अलावा और कोई नहीं थी। नहीं, ये भी नो तो मैम 11 हाँ, ये मैंने दिया था आप लोगों को प्रॉब्लम। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थी, वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना था। ये मैंने आप लोगों को क्लास में भी करवाया था। हेलो यस मैम। जी,
बस मेरे पास मैसेज आ रहे हैं इंटरनेट के कि आपका स्लो चल रहा है, तो मैंने कहा शायद गायब ना हो जाए बच्चे। यहाँ पर तो आ रहे हो। नो मैम। सही है, चलो ठीक मैम है। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। स्लो आ रही है बेटा, थोड़ा सा अपना भी सिस्टम अपग्रेड करो। मैं माइक करीब कर लेती हूँ। चलो, अब मैं ये प्रॉब्लम करवा रही थी, प्रॉब्लम नंबर 6। अ चार्ज Q1 इज इक्वल टू -20 कूलम इज लोकेटेड एट दिस पॉइंट, एंड चार्ज Q2 जिसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है उसको भी, उसकी भी लोकेशन हमें बताई हुई है कि इट इज एट दिस पॉइंट। और हमसे पूछा हुआ है कि आप फोर्स डिटरमाइन करें जो कि Q2 के ऊपर लग रही Q1 की वजह से वेक्टर फॉर्म में। तो इस तरह की प्रॉब्लम मैंने क्लास में आप लोगों को करवाए भी थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। ये मैंने वेक्टर फॉर्म में इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। ये देखा था आप लोगों ने करके सॉल्व। स्टूडेंट्स, आप लोगों में से किसी ने इसको ट्राई किया है वेक्टर फॉर्म में? नो मैम। बेटा करो उसको। वेक्टर फॉर्म में हमें चीज़ों को लिखना आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो आप फिर उसके बाद उसका डाइवर्जेंस कैसे निकालेंगे, उसका कर्ल कैसे निकालोगे। और मैं तो ये कंटिन्यूटी में देती हूँ प्रॉब्लम्स, बिल्कुल मैं आपको दे दूंगी कोई एक फील्ड है, उसको आप वेक्टर फॉर्म में निकालें, फिर आप उसका डाइवर्जेंस निकालें, फिर आप उसका कर्ल निकालें, फिर आप उस सिस्टम को एनालाइज करें, उस सिस्टम की एनर्जी निकालें, इस मेथड से भी मैम निकाल के देखें, दूसरे मेथड से भी निकाल के देखें। मैं तो पूरा मैम कंटिन्यूटी में समझ प्रॉब्लम देती हूँ। मैम समझ में तो आ रहा है ये, लेकिन अच्छा, किए तो नहीं है। लेकिन किया नहीं है। अच्छा चलो, उसको अटेम्प्ट करो जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वेक्टर फॉर्म में लिखना। ये जो है ना बेसिकली ग्रेजुएशन में सिखाना चाहिए था, ग्रेजुएशन के अंदर फिजिक्स के स्टूडेंट्स को सिखाना चाहिए था। आप अगर किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के जो है कोर्सेज देखें तो उसमें ये सिखाते हैं, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है ये चीज़। जो कमी कोताही रह गई मैम आप सिखा दे बस हो जाएगा। नहीं बेटा, असल में आप लोगों को जो है ना, जो हेलिडे एंड रेस्ने को फॉलो करवा रहे हैं ना टीचर्स, तो उसमें इतना ज़्यादा इसको फोकस नहीं किया हुआ है। अगर उसके अंदर इस तरह के प्रॉब्लम होते ना तो फिर यकीनन टीचर सिखा देते। ये तो बहुत आसान सी चीज़ है। यस मैंने ठीक है। और किसी को पूछना है आगे? चलो मैं फिर आगे चल रही हूँ, आप तुम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है तो मैं इसको क्या फिर डिस्कस करूँ। मैम इसमें जो 4:1 पे लग रही है जी जी, ऊपर, अगर हम क्वेश्चन में पढ़े तो कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि 4:1 पे लग रही है। नहीं ये लिखा हुआ है ना, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 अच्छा बाय Q1, ठीक है। सही तो है हमें मैम, फोर्स फिर निकालनी तो है बहुत इजी। 2, हाँ 2 के ऊपर जो कि 1 लगा रहा है। तो पहले हम इसकी बिल्कुल इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन लिखने के बाद इसको वेक्टर फॉर्म में लेकर आएंगे। ये इसका आंसर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि F21 का जो आंसर निकलेगा फाइनली वो ये निकलेगा। इसको चेक कर मैम लीजिए। इसमें Q1 Q2 की वैल्यू हम पुट करेंगे और इसके बाद के की जो कांस्टेंट वैल्यू है वो भी पुट करेंगे, तो नीचे मैम R12 की जगह में फिर वही पॉइंट रखना पड़ेगा हमें। हाँ, R21 की जगह पे यूनिट वेक्टर रखना पड़ेगा और यहाँ पर जो है इसका मैग्नीट्यूड रखना पड़ेगा। ये देखो इस जगह पर आएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। और यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे इसका, अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड भी पता चल गया और तुम्हें पोजीशन वेक्टर भी मालूम है तो R21 का यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला होता है? फिर तो मैम डिटरमिनेंट लगाएंगे ना। नहीं, डिटर्मिनेंट कहाँ से बेटा, यूनिट वेक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? मैम जो हमारे पास मैम वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड हाँ, कर देंगे, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। जो पोजीशन वेक्टर है उसके मॉड से उसको डिवाइड कर दोगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन यही होती है ना। तो ये जो R21 है सही है मैम, ये अब इस समझ तरह में से आ गया। निकालेंगे, ठीक है। और ये जो नीचे सही है। वाला R21 है ये हमें ये यहाँ पर गिवन है, हमने निकाल लिया है। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ये R21 करना पड़ेगा, तो R2 हमें गिवन है, ये R2 यहाँ पर देखो ये गिवन था, R1 हमें गिवन है, ये गिवन है, ये R1 ये R2।
जस्ट सब्ट्रैक्ट हाँ करना सर। है इसको, सब्ट्रैक्शन करके जो चीज आ जाएगी वो आपका पोजीशन वेक्टर होगा। मैम मैम एक बार फार्मूला लिख दे मैम, एक बार फिर से लिख दे फॉर्मूला उसका। किस यस चीज मैम। का फॉर्मूला? ये एक फॉर्मूला मैम ये जो लिखा हुआ है, पोजीशन एक पोजीशन वेक्टर, फॉर्मूला। यस मैम, इसका अगर हम इसका फॉर्मूला ये होता है R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ये सही है R2 मैम, है और ये R1 है, बस। सही है, ठीक है। सही है मैम, अगर सही कहीं है। R41 होगा तो क्या करेंगे, R4 माइनस R1। अगर कहीं R32 होगा तो क्या करेंगे, R3 माइनस R2। माइनस आर टू, यस मैम, ठीक है। सही है, थैंक यू। तो बस हमें ये इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख के सिर्फ यूनिट वेक्टर निकालना होता है और फिर हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं। ठीक है, जितना आसान होता है इस फॉर्मूले को डील करना। तो वेक्टर फॉर्म में भी लिखने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट वेक्टर निकालने की ज़रूरत पड़ती है और कुछ भी नहीं करना पड़ता। अच्छा, आगे चल रही हूँ मैं अब। ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल है मैंने करवाई है। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी आप लोगों को बोला था कि आप लोग जो है ना वो रेडियल फॉर्म में इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखें। एक ये प्रॉब्लम थी। कैलकुलेट दी फील्ड इंटेंसिटी, किसी एक पॉइंट के ऊपर हमें निकालनी है और ये स्फीयर है। तो हम जो है वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जब सॉल्व करते हैं तो यूनिट वेक्टर को हम जस्ट AR लिखते हैं। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना। इसमें जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे तो ये फॉर्मूला तो हमें पता ही होता है। तो ये जो यूनिट वेक्टर है ये जस्ट रेडियल यूनिट वेक्टर बन जाएगा, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है अब पूरा करने के लिए। तो ये तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ज़्यादा आसान है सॉल्व करना। ये प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व की थी ये भी पॉइंट चार्जेस ही थे ना, ये भी पॉइंट चार्ज था, ये भी पॉइंट चार्ज था, ये दोनों पॉइंट चार्जेस थे, लेकिन हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कर रहे थे। ये दोनों पॉइंट चार्जेस थे लेकिन हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कर रहे थे सॉल्व। और उस वक्त हम उसका पोजीशन वेक्टर डिटरमाइन करते थे AX और AY की फॉर्म में, तो थोड़ा सा काम लंबा हो गया था। ये जो स्फीयर है, स्फीयर भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो अब इसमें इन्होंने कहा है कि अगर आप इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर सॉल्व करते हैं, स्फीयर है ये, ठीक है, ये जो पॉइंट है ना वो एक स्फीयर के ऊपर लाई कर रहा है। एक आप स्फीयर बना लें और ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ी सी हिंट दे रहे हैं कि हमें हम इस पॉइंट चार्ज को ये जो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है ये सेंटर पे रखा हुआ है ओरिजिन में। ठीक है, ये देखें ओरिजिन के ऊपर रखा हुआ है। तो ये हमें हिंट दे रहे हैं कि जिस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं वो स्फीयर के ऊपर एक कोई पॉइंट है और जिसका रेडियस 3 है। तो आप इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर ही सॉल्व कर लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा करना, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ेगा। उसमें भी हमने सीख लिया कि अच्छा भाई ठीक है कि अगर हम कार्टेशियन के बजाय स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम और जल्दी से सॉल्व हो जाएगी। आगे चलूँ मैं या इसको डिस्कस करना है? मैम इसमें जो यूनिट लिखा हुआ है किलो वोल्ट पर मीटर, जी जी, तो हम इसको न्यूटन पर कूलम में क्यों नहीं रख रहे, जो कि हमारा आंसर 1997 आ रहा था। दोनों यूनिट पे आप रख सकते हो लेकिन 1997 नहीं आएगा, फिर आपका आंसर मल्टीप्लाई बाय 3 भी होगा। तो आप उसको रखेंगे किलो न्यूटन पर कूलम। ओके, रख सकते हो उसको, दोनों यूनिट्स इसके ठीक हैं। यस मैम, ठीक है, दोनों यूनिट्स इसके यस ठीक मैम। हैं। किलो तो निकलेगा, यानी कि यहाँ पे होगा कहीं तो किलो तो खुद से लगाते हैं ना, तो आप इसको किलो लगा के वोल्ट पर मीटर लिख लो या किलो लगा के न्यूटन पर कूलम कर दो। उसको आप कैलकुलेट करोगे तो फिर आपके पास आंसर सही आ तो जाएगा। मैम किलो में लिखना जरूरी है, न्यूटन पर कूलम में खाली नहीं लिख सकते? नहीं, अगर आप ये तो प्रीफिक्स है ना, ये तो लिखना इसलिए ज़रूरी है कि आपने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है। या तो फिर अगर किलो नहीं लिख रहे हो तो फिर इसको इस तरह से छोड़ो 1997.2 न्यूटन पर कूलम। और अगर आप चाह रहे हो कि ये आपको फिगर अच्छी नहीं लग रही है तो फिर आप 3 0 बढ़ा रहे हैं यहाँ पे 10⁻³ कर रहे हो, उसको इस फॉर्म में लिख रहे हो, तो फिर आप इसको किलो कर दो। ये तो आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लग रहा है आप उस तरह से छोड़ दो आंसर। ये इन तीनों का एक ही मतलब है। ठीक है, किलो इज नॉट अ यूनिट, किलो इज द प्रीफिक्स। ओके, यस मैम।
मैडम किलो जो है ना वो वोल्ट पर मीटर के साथ में भी आएगा, किलो न्यूटन पर कूलम के साथ में भी आएगा। अगर आप उसकी जान नहीं छूटेगी उससे। आंसर जब आई इतना बड़ा रहा है फिर आप उसको कैसे गायब करेंगे? जी अली। मैडम मैं एक बुक पढ़ रहा था, इसमें मैडम उन्होंने जिक्र किया था कि, लेकिन इससे तो थोड़ा आउट होगा मुझे लग रहा है, लेकिन मेरा समझ नहीं आया मैडम। ये ग्रिफ्थ में बुक पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि डिराक डेल्टा फंक्शन, ये क्या होता है? डिराक डेल्टा फंक्शन कोई ऐसा फंक्शन होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक जगह मौजूद होता है और बाकी पूरे स्पेस में जीरो होता है। उसको ऐसे फंक्शन जिसका बिहेवियर ऐसा हो तो फिर हम उसको डिराक डेल्टा फंक्शन कहते हैं। डिराक डेल्टा। ठीक है, ठीक है मैडम, कि आप दोबारा इसका रिपीट कीजिएगा। इस फंक्शन का जो है ना वो बिहेवियर डिराक डेल्टा फंक्शन का है। मिसाल के तौर पे मैं कह दूं कि ये जो किसी भी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है ये डिराक डेल्टा फंक्शन की तरह बिहेव कर रही है, तो उसका मतलब ये है कि किसी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और वो बस आई और वो ख़त्म हो गई किसी एक रीजन में और हर जगह अब ज़ीरो है। तो मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहूँगी कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव्स एज डिराक डेल्टा फंक्शन एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 0 या जो भी रेंज है आप डिफाइन करते हैं। ठीक है मैडम। ठीक है, तो बाज़ जगह ऐसे फंक्शंस भी आ जाते हैं जो हमें सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर मिल रहे होते हैं, बाकी सब जगह पर ज़ीरो होते हैं। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है, कुछ भी। ठीक है मैडम। ओके ठीक, जी। और किसी को कुछ थैंक यू। पूछना? एक प्रॉब्लम ये करवाई थी मैंने, इसमें आप लोगों ने जी महमूद हक्कानी क्या पूछ रहे हो? महमूदुल हक। नो मैम, गलती से हुआ है, वो अटेंडेंस लगाने गया था। अच्छा चलो ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 8 में लिखा हुआ है कि एक लाइन चार्ज डेंसिटी है और वो डेंसिटी जो है ना कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। किस तरह से वेरिएबल हमें पता चल रहा है? क्योंकि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स नाउ, इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट। और हमसे कह रहे हैं कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है लाइन चार्ज और आप उसके टोटल चार्ज जो है वो डिटरमाइन करें। और जो टोटल लेंथ है उसकी, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जो टोटल लेंथ है वो 10 मीटर है। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है जो आप लोगों को पता है कि अगर चार्ज जो है वो एक किसी भी लेंथ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसका फॉर्मूला जनरल ये होता है। लेकिन अब यहाँ पर लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, एल और यहाँ पर लैम्डा ऑफ एक्स लिखेंगे और टोटल हम मालूम कर लेंगे चार्ज। ठीक है, और ये जो लैम्डा है ये वेरी कर रहा है 0 से लेके 10 तक। सॉरी, ये तो यस एल के ऊपर डिफरेंशियल हम अप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये डी एक्स भी तो आएगा साथ में। ठीक है, डी एल की जगह पर मैं लिखूंगी एल की जगह पर बेसिकली मैं लिखूंगी डी एक्स। यहाँ से मैं एल मिटा देती हूँ, एल अब कांस्टेंट नहीं है, एल की जगह पर आ गया डी एक्स। ओके, तो ये इक्वेशन जो है यहाँ पर इन्होंने यूज़ की हुई है। लैम्डा की जगह जैसे इन्होंने लीनियर चार्ज डेंसिटी को रो एल से रिप्रेजेंट किया हुआ है इंटू डी एल, और फिर आपने उसकी वैल्यू पुट की रो एल की जो भी थी 3x² dx और उसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेके 10 तक। ये आपके पास आ गया टोटल चार्ज। इस प्रॉब्लम के अंदर हम लाइन इंटीग्रल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो भी सीख रहे हैं, टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं वो भी सीख रहे हैं। ओके, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है ये। और कुछ पूछना है? नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाऊं? अटेंडेंस लगाने की फिक्र हो गई है सबको, सब लगा रहे हैं तो सब पहुंच गए चैटिंग रूम में। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम दी है मैंने, इसके अंदर भी हम यही कर रहे हैं कि चार्ज हमें निकालना है, लेकिन अब लाइन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ हुआ है चार्ज, बल्कि मैम आवाज स्लो आ रहे हैं। वॉल्यूम के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। ओके, और ये जो चार्ज डेंसिटी है ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, लेकिन उसका निकालने का जो तरीका है वो यही होगा जो मैडम हमने ये पहले जो आपने, यूज किया था। ये जो मैडम आपने न्यूमेरिकल उठाए, ये बुक कौन सी मैडम? गेरिफ्थ की ही है ये? नहीं, ग्रिफिथ की बुक नहीं है ये, मुझे कोई एक बहुत अच्छी सी बुक मिली है, मैं इसका लिंक आपको भेज दूंगी। ये एक मिनट,
मैडम आप जरूर भेज दीजिएगा। एक मिनट। मैम इसमें जो हमने चार्ज निकाले हैं जी प्रॉब्लम 9 में, इसका थोड़ा कंसेप्ट बता दे। ये वाला 8 में यस मैम डी क्यू जो हमने निकाला है ये वॉल्यूम। क्यू है ना, ये जो क्यू है ये किसी जगह पर चार्ज मौजूद है, लेकिन ये चार्ज अब एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, ये किसी वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, ये किसी वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो अब आप इसको कैसे निकालोगे? चार्ज डेंसिटी आपको पता होना चाहिए ना, यूनिट इन अ वॉल्यूम, और साथ में आप जो है वो क्या करोगे, साथ में आप उसका वॉल्यूम एलिमेंट से उसको मल्टीप्लाई भी कर दोगे। ठीक है, सही है मैम, सही है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यही किया हुआ है कि वॉल्यूम एलिमेंट से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और जो चार्ज डेंसिटी है उसके साथ में उसको भी साथ में रख दिया इस फॉर्मूले के हिसाब से, और क्यू निकाल लिया। ऊपर वाली प्रॉब्लम के अंदर भी मैंने यही काम किया हुआ था। बेसिकली चार्ज निकालना था, लेकिन चार्ज जो था वो अब लाइन एलिमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो मैंने चार्ज डेंसिटी रखी और उसको मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ में, लेंथ एलिमेंट के साथ में, और उसकी इंटीग्रेशन मैंने अप्लाई कर दी सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। ये वॉल्यूम है, तो तीनों के तीनों एलिमेंट्स अप्लाई करनी पड़ेंगी जो यहाँ पर लिखी नहीं है ऊपर। x जो है वो -1 से 2 तक जा रहा है, ये देखो। y जो है 0 से 1 तक जा रहा है, 0 से 1 तक, ठीक है। और z जो है 3 से 3.6 तक जा रहा है। तो मैंने इसको पूरा यहाँ पर मैंने तो खैर नहीं, लेकिन पूरा इन्होंने दिखाया हुआ है इंटीग्रेशन। मैम ये -3 नहीं है, ये 3 है। ये कहाँ पर सही है? ये जो लिमिट अप्लाई, जी 3 है, 3 से 3.6 तक है ना। 3 से z = 3 से 3.6, सही है। ये वाला माइनस है, ठीक है, ये वाला माइनस में, x -1, यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है। तो ये जो है चार्ज निकालने का तरीका है। फिर उसके बाद और मेरा ख्याल है मैंने एक ये वाला करवाया था, प्रॉब्लम नंबर 11। नंबर जो है ना वो आगे पीछे हो गए, मैंने कुछ प्रॉब्लम्स छुड़वा दिए थे। एक ये करवाया था, ये बहुत आसान सा प्रॉब्लम है। इसमें किसी को कुछ पूछना है? यस मैम, ये आप समझा दें, ये समझ नहीं आया था। तो क्या चीज़ समझ में नहीं आई बेटा? मैम इसमें जो है ये जो ड्रॉप है इस पे जो फोर्स लग रही है, और फिर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है वो कर रहा है, ये चीज़ समझ नहीं आई। इसमें ये बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर जो है वो कोई भी लिक्विड का ड्रॉप जो है ना वो इलेक्ट्रोड के ऊपर गिराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने प्लस इलेक्ट्रोड यहाँ पर रखा हुआ है, थोड़ा सा होल कर दिया यहाँ बीच में ना, ठीक, और ये माइनस, लेट सपोज। तो ऑयल का स्प्रे करते हैं, ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो इस होल से अंदर गिर जाते हैं। जब इस होल से अंदर गिर जाते हैं तो ये होते न्यूट्रल हैं, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के जब अंदर जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर हम एक रख देते हैं एक्सरे की सोर्स। एक्सरे जब जाती है ना तो इर्द गिर्द की जो एयर है उसको कर देती हैं आयनाइज। इसको नहीं कर रही हैं, इसको कर देती हैं। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से चलते चलते यहाँ तक पहुंच जाते हैं, और ये जो है ना ऑयल का ड्रॉप, ये चार्ज हो जाता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कैप्चर हो गए, समझ लो। तो ये जो ऑयल का जो ड्रॉप है ना ये चार्ज हो गया। जब ये जो है ना अपने वेट की वजह से नीचे जाता जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये चार्ज हो गया तो फिर क्या हुआ कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगना शुरू हो गई, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ था। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ था तो अब क्या होगा कि ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, लेट सपोज। तो ये पॉजिटिव प्लेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगी ऊपर की तरफ। तो अब क्या होगा कि जिस वक्त इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से और इलेक्ट्रिकल फोर्स जो ऊपर जा रही है चार्ज होने की वजह से बैलेंस हो गई, ठीक है, हम साथ में एक वेरिएबल पोटेंशियल का भी ऑप्शन रखते हैं। जब बैलेंस हो गई तो उस वक्त ये चार्ज जो है ना वो सस्पेंड हो जाएगा, यहीं रुक जाएगा।
तो ये जो मिलिकन एक्सपेरिमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इसमें हम चार्ज का मिकदार मालूम करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना चार्ज है, किसी भी बॉडी के ऊपर ड्रॉप्स के ऊपर कितना चार्ज है। और ये इतना सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट है कि इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और वैक्यूम वगैरह अच्छा सा बना के हम इसमें क्वार्क्स तक का चार्ज जो हमने पता किया है वो किया है कंफर्म इससे कि इतना होना चाहिए। मैंने ये कहीं बात पढ़ी है एक आध जगह, बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल से इसको नहीं देखा है, लेकिन क्योंकि ये न्यूक्लियर फिजिक्स का और इसका ये मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन ये कि ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है और इसके अंदर जो है ना बहुत बहुत मिनिमम चार्ज भी जो है वो हम मालूम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज जो है ना इसने मालूम किया था इसी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, कंफर्म किया था इसने। इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 का चार्ज होता है और जो क्वार्क्स होते हैं वो तो 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इतना सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटली अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज मालूम करना चाहें तो। खैर बहरहाल यहाँ पर हमसे कह क्या रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि एक ऑयल ड्रॉप है, उसका वेट इतना है, ठीक है, यानी मास इतना है, वेट नहीं मास इतना है, और वो बैलेंस हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स से वर्टिकली डायरेक्टेड 2000 किलो वोल्ट पर मीटर। इतनी जो है ना फील्ड की स्ट्रेंथ थी। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द ड्रॉप इन यूनिट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो हम यहाँ पर वही इक्वेशन अप्लाई करेंगे कि F इज इक्वल टू एम जी और F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, दोनों जो है ना वो क्या होनी चाहिए, बराबर बराबर होनी चाहिए। ये एक F इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय दिस, ये आ गई एक इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया इन्होंने। और दूसरी इक्वेशन आ गई F इज इक्वल टू एम जी। तो दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, उसको हमने रखा साथ साथ और यहाँ से हमने Q डिटरमाइन कर लिया। तो हमें पता चल गया कि ये जो है टोटल चार्ज कितना है, इसके ऊपर इतना है। और फिर मुझे मालूम करना था चार्ज इन टर्म्स ऑफ E, तो मैंने इन टर्म्स ऑफ E मालूम कर लिया, उसको E से डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास जो है ना चार्ज आ गया 4.9। अच्छा, हमें पता है कि कहीं भी 4.9 चार्ज नहीं होता, इसको हम कहेंगे कि कहीं 5 चार्जेस मौजूद हैं और ये हमारा एरर है एक्सपेरिमेंटली, जो ऊपर वाला हमारा एरर है कुछ कैलकुलेशन का। ओके, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 5 इलेक्ट्रॉन्स जो कि थे जो कि ऑयल के अंदर कैप्चर हो गए। यस, क्लियर हो गया। यस मैम। अच्छा बेटा 6 मिनट्स रह गए हैं यहाँ पर, मेरा ख्याल है इससे आगे और प्रॉब्लम्स मैंने आप लोगों को ये भी करवाया था, प्रॉब्लम नंबर 10 भी करवाया था। ठीक है, ये तो सिंपल है। ये एक और देख लेते हैं, मुझे अटेंडेंस भी लगानी है। ये जो है इसमें कह रहे हैं कि 2 स्मॉल आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स आर प्रेजेंट, और आपने क्या किया है कि उसके ऊपर चार्ज गिवन है, एक के ऊपर 2 नैनो कूलम, दूसरे के ऊपर -1 नैनो कूलम, और आपने उन दोनों को के ऊपर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन फाइंड आउट करनी है। अभी इसको वेक्टर फॉर्म में हमें नहीं करना है, जस्ट सिंपली फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने डिटरमाइन कर लिया। इस प्रॉब्लम को किसी ने देखा है, कोई सवाल करना हो तो कर लो, क्योंकि जो मैं अब एक्सप्लेन करूंगी वो तो मैंने यूट्यूब के ऊपर भी किया हुआ है। कोई सवाल अगर करना है तो किसी को कर लो। मैम इसमें जो आपने फोर्सेस निकली हमारे पास, तो ऊपर ज्यादा फोर्स है, फिर नीचे जो है उसकी फोर्स कम हो गई है हाँ, दोनों स्पेयर्स पे। जी जी जी। क्यों कम हो गई बेटा, तो देखो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि 3 स्टेप में काम हो रहा है ना। पहले स्टेप में क्या हुआ कि अगर इसके ऊपर 10 चार्जेस थे प्लस 10 थे, इसके ऊपर जो थे नेट की स्पीड यहाँ पे खराब हो रही है मेरे पास, ये 10 चार्जेस थे और यहाँ पर -2 थे लेट सपोज। अब ये दोनों फोर्स इनके ऊपर लग रही है, दोनों करीब आए, करीब आने के नतीजे में सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि ये इसके ऊपर चार्ज 0 रह जाएगा, इसके ऊपर चार्ज रह जाएगा +8। ओके, लेकिन अभी चूंकि इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को टच किया हुआ है, तो अब टच करने के नतीजे में चार्जेस तो ट्रांसफर मुस्तकिल होते हैं जब तक कि पोटेंशियल हमारा बैलेंस नहीं हो जाता। ये तो नेचर की लॉ है ना, कि अगर किसी एक जगह पर गैस मौजूद है और एक जगह पर नहीं है, और अगर मैं ये पार्टीशन बीच में से हटा दूं तो गैस एकदम से इधर आना शुरू कर देगी, जब तक
आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सर मैम कट के आ रही है। हाँ, यहाँ पे नेट का बहुत इशू हो रहा है बेटा। मैं आज बड़ी खुद डिस्टर्ब हो रही हूँ कि ये किस तरह की क्लास हो रही है आज। चलो फिर मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। अब सही आ रही है। चलो थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, मैं अब इसको आगे कंटिन्यू करती हूँ कि अब क्या हुआ था कि ये जो थे चार्जेस ये अब बराबर बराबर हो गए 4-4। ठीक है, तो अब कम हो गए ना चार्जेस। पहले टोटल अगर आप देखो तो इनके दरमियान ये जो तादाद थी ये 10 चार्जेस थे, ये 2 चार्जेस थे, इनके दरमियान फोर्स निकाल रही थी तुम। अब जो चार्जेस हैं वो बहुत कम हो गए, रिड्यूस हो गए, तो डेफिनेटली फोर्स तो रिड्यूस होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये सिचुएशन मैंने आप लोगों को समझाई थी कि अगर किसी जगह पर दो चार्जेस हों इक्वल एंड अपोजिट और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वो करीब आएंगे, जब करीब आएंगे तो एक दूसरे को टच कर देंगे, फिर टच करने के नतीजे में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। कोई ना कोई एक कंडक्टर जिसमें कम मिकदार है चार्ज की वो पहले न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल होने के बाद जहाँ पर अगर इसके पास एक्सेस चार्ज बचेगा वो उसको देगा। ये प्रॉब्लम जो है ना वो मैंने डिस्कस किया था, तब मैंने आप लोगों को लेक्चर जो है ना वो देखने के लिए दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला मेरा बिल्कुल बेसिक लेक्चर जो चार्ज के ऊपर मैंने दिया था ना, वहाँ पर मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि कोई एक फ्रीली सस्पेंडेड चार्ज ऑब्जेक्ट है वो किसी भी दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ में क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, याद आया? वहाँ पे भी मैंने ये डिस्कस की थी। तो ये ऐसा होता है कि अगर फ्रीली सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं और उनकी इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करने के नतीजे में करीब आते हैं, करीब आके टच करते हैं, टच करने के बाद एक न्यूट्रल हो जाता है, फिर इसका चार्ज रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, हाफ हाफ चार्ज दोनों के ऊपर आ जाता है और फिर जब के ये चार्ज सेम होता है तो ये रिपल्जन शुरू हो जाती है। बेटा मेरे पास जो है ना वो मैसेज आ गया है, 2-3 मिनट रह गए हैं अटेंडेंस के लिए, मुझे अटेंडेंस लगानी है।